भारतीय नौसेना में एक टेक्नीशियन 30 मार्च 2026 की दोपहर के आसपास का वक्त हो रहा था। वह एक जंगल में जाता है। जब जंगल में पहुंचता है तो उसके हाथ में यानी कि उसके पास एक महिला का सर होता है। महिला के दोनों हाथ होते हैं, साथ ही उनका मोबाइल भी होता है। जंगल में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां दूर दूर तक उसे कोई देख ना सके, जहां दूर दूर तक उसके पास आ ना सके। और उसी जगह जाने के बाद उसने उन सब सामान को रखता है। रखने के बाद कुछ लकड़ियों को इधर उधर से चुनता है। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसकी चिता बनाता है और चिता बनाने के बाद उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने चिता बना रहा था तब उस महिला का जो सर उस पर रखता है, दरअसल उस महिला की जो आंखें थीं वो बंद नहीं हो पाती हैं। पलकें बंद ना होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल आंखें खुली हुई हैं। और वही सारा का सारा दृश्य वो अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी। जैसे वह महिला देख रही थी, वो जो व्यक्ति है, जो टेक्नीशियन है, वह लगातार इधर से उधर नजर दौड़ा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई इस दृश्य को, जो यह काम कर रहा है, कहीं किसी की नजर तो उस पर नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है। वो जंगल में इधर उधर जाता था यह देखने के लिए कि किसी की नजर तो नहीं है। तमाम कोशिश करने के बाद उसने लगभग 2 से ढाई घंटे लगे होंगे। उसके बाद उसने उस सर को और उन दोनों हाथों को पूरी तरह से खत्म करने की यानी कि जलाने की कोशिश की। जला तो पाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, एक ही बात तैर रही थी कि जो महिला है वह ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई हो, जो देख रही थी। इसी बीच वो इतना परेशान हो जाता है कि अभी तो मैंने सिर्फ उसके हाथ उसके सर को जलाया है, बाकी जो हिस्सा है इसका क्या करूं, क्या ना करूं। इतना वक्त इसमें लगा है तो उसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये तो छोटे हिस्से हैं, अभी तो बड़ा हिस्सा बाकी है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। घंटों वहां बैठा रहता है। घंटों बैठने के बाद वो अपने सबसे खास दोस्त को फोन लगाता है। सबसे खास दोस्त को फोन लगाने के बाद कहता है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं, क्या ना करूं। दोस्त ने बड़े इत्मीनान से उसकी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसे मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। जैसे जैसे बताता रहूंगा, अगर तुमने वैसा ही किया तो देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही यदि तुमने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की तो देख लेना बात खराब हो जाएगी और तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे जैसे दोस्त ने कहा वैसे वैसे वो करता चला जाता है। लेकिन बात यहां से फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इतनी वायरल होती है कि यह दूसरे बहुत दूर के प्रदेश की घटना थी, समुद्र के किनारे की घटना थी और पूरे भारतवर्ष में यह आग की तरह फैल जाती है। जब लोगों को यह बात पता चली, भारतीय नौसेना में एक टेक्नीशियन इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आंध्र प्रदेश का एक जिला है विजयनगरम, और विजयनगरम जिले का एक इलाका है राजम। राजम का रहने वाला चिंदाता रविंद्र, जो कि पेशे से भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन होता है, उसकी पोस्टिंग होती है विशाखापट्टनम में, और इंडियन नेवल शिप पर उसकी पोस्टिंग थी टेक्नीशियन के तौर पर। यह लॉकडाउन का समय चल रहा था, साल 2020 की बात है। वो ऐसी जगह फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर से, परिवार से थोड़ा दूर था और परिवार से दूर होने की वजह से एक ही जगह रहता था। वहीं रहना सहना अभी उसके पास कोई नहीं है, लेकिन अपना खाली वक्त कहां बिताए, तो उसके पास एक सहारा बन जाता है। सहारा था मोबाइल। मोबाइल में अक्सर या तो पिक्चर देखा करता था या वीडियो देखा करता था। इसी बीच में उसने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, जिस एप्लीकेशन का नाम होता है मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन। मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन जैसे ही उसने डाउनलोड किया तो उसने उसमें लड़कियों को देखना शुरू किया। किसी से दोस्ती हो जाए, किसी से बातचीत हो, किसी को के दिल की बातें सुनी जाएं, अपनी दिल की बातें उससे करी जाए। ऐसे ही उस मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन के पन्ने पलटते पलटते उसके सामने एक लड़की आके टिक जाती है, रुक जाती है। लड़की का नाम होता है मोनिका। मोनिका भी उससे बातचीत करने में दिलचस्पी ले रही थी। इधर यह भी बातचीत करने में दिलचस्पी ले रहा है। दोनों ही बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे, थोड़े से ही कुछ ही किलोमीटर के फासले से रहते थे। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, वक्त आगे बढ़ने लगता है और इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। लॉकडाउन का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इनके मिलने का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि हम मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के लिए एक सिनेमा हॉल को उन्हें चुना। उन्होंने सोचा कि एक फिल्म भी देखेंगे, दोनों साथ रहेंगे,
बातचीत करेंगे और किसी की हम पर नजर भी नहीं पड़ेगी। कुछ इसी तरह से इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं। मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती हैं और जब इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब यह मुलाकातों का दौर ढूंढा करते थे, ऐसी जगह जहां पर कोई इन्हें देख ना सके, जहां इन्हें कोई पहचान ना सके। या तो वो पार्क होते थे या फिर वह कोई पिक्चर हॉल होते थे या फिर कई ऐसी एकांत जगह होती थी दूर दराज जहां पर यह आराम से बैठकर बातें कर सके। इनकी बातों का सिलसिला चलता रहता है, दोस्ती गहरी गहरी होती चली जाती है। एक दूसरे के सुख दुख की बातें तो करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में कभी कोई ऐसी बातचीत नहीं की। न परिवार को कभी यह बताया कि मेरी किसी लड़की से दोस्ती है, ना ही लड़की ने किसी को यह बताया कि मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई है। जब ये खाली होते थे, जब इनका मिलने का मन होता था, तब तब ये मुलाकात किया करते थे। साल 2024 आ जाता है और साल 2024 में जो ये लड़का है रविंद्र की शादी की बात शुरू हो जाती है। रविंद्र अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है और यह बात इसने उस लड़की को बता ही दिया था। इस लड़की को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता है और यह जिंदगी इनकी भी आराम से चलती रहती है। शादी कर लेता है। उधर वो उस लड़की से जब मिलना मिलाना होता था तो उससे मुलाकातें भी होती रहती थीं। इसी बीच में इस लड़के ने, यानी कि जो टेक्नीशियन है रविंद्र, उसने विशाखापत्तनम का एक थाना लगता है गजुवाका, और गजुवाका थाना क्षेत्र में एलवी नगर इलाका है और एलवी नगर इलाके के अंतर्गत आने वाला एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है कीर्ति अपार्टमेंट। कीर्ति अपार्टमेंट में फ्लैट लेता है और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ फ्लैट में आकर रहना सहना शुरू कर देता है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन लड़की के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती थी तब वो अपने दिल की बात और करती थी, जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका ने अक्सर उससे कुछ पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया और जैसे ही पैसे की डिमांड हुई तो ये बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट में कहीं तो 3.5 लाख बताए जाते हैं तो कहीं 35 लाख की रकम बताई जाती है। एक्चुअल रकम कितनी है इसके बारे में सटीक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लड़की ने कुछ ज्यादा ही पैसे उस लड़के से रविंद्र से ले लिए थे। जब पैसे लेते चली जाती है तो उसने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की कि तुमने मुझसे कुछ उधार लिए थे, मोनिका मुझे पैसे वापस कर दो। मोनिका ने साफ साफ इनकार कर दिया, पैसे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, लेकिन तुमने अगर यह पैसे देना बंद नहीं किया तो देख लेना, मैं तुम्हारी दुल्हन को सारी सब कुछ पूरी कहानी बता दूंगी। पूरी कहानी अगर बता दी जाएगी तो फिर देखना तुम्हारी दुल्हन तुमसे नाराज हो जाएगी, वो तुमसे दूर चली जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए, हो सकता है कि तुम्हें जेल जाना पड़े। इस तरह की बातें थीं। वो इसने उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो टेक्नीशियन इतना घबराने लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम दोनों मिले थे, क्या क्या एक दूसरे को टेंशन देने के लिए मिले थे। वो बार बार उस लड़की को समझाता था, लेकिन लड़की, ऐसा दावा किया जाता है कि लड़की मानती नहीं थी और वह अपनी आदतों से मजबूर हो जाती है। इसी बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है और उसकी शादीशुदा वाली जिंदगी में उसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका इंतजार किया जा रहा था बच्चा पैदा होने का, और जब बच्चा पैदा होने का टाइम नजदीक आता है तो फरवरी 2026 में उसकी जो पत्नी होती है वो अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में राजम, जो कि विशाखा, जो विजयनगरम जिला है, उसी जगह पहुंच जाती है अपने मायके में और वहां अपनी मां के साथ रहना शुरू कर देती है। इधर जो ये टेक्नीशियन है वो बिल्कुल अकेला है अपने इस विशाखापट्टनम के गजुवा का कीर्ति नगर अपार्टमेंट में। जब वहां रह रहा था तो इसी बीच में फिर से इनकी बातचीत का दौर शुरू हो जाता है और बातचीत चल ही रही। वो लड़की जब जब बात करती थी तब तब पैसे की डिमांड होती थी और धमकियां और दिया करती थी कि अगर कुछ भी कहा, रोका टोकी करने की कोशिश की तो पत्नी को पूरी कहानी बता दी जाएगी, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में क्या उथल पुथल मच जाएगी। ऐसे ही 29 मार्च 2026 की यह बात है। 29 मार्च 2026 को उसने कहा कि शायद तुम्हें एक मैं सरप्राइज देना चाहता हूं। सरप्राइज यह है कि मेरी पत्नी यहां पे नहीं है, वो मायके गई हुई है। अगर मोनिका तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आ जाओ अपार्टमेंट में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 29 मार्च 2026 के दोपहर का समय था। 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मोनिका फ्लैट पर पहुंच जाती है। फ्लैट पर आने के बाद करीब 4-5 घंटे दोनों साथ रहते हैं। शाम का समय था और जब उसका जाने का वक्त आता है तभी वो लड़की कहती है कि देखो, मैं घर जा रही हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो यहां पर रविंद्र साफ साफ मना कर देता है कि पैसे की क्या जरूरत है,
पैसे क्यों बार बार मांगती हो? और उसने कहा कि अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा और मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरी पत्नी को एक बच्चा भी पैदा हो गया है और मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं। तुम अपनी एक नई जिंदगी बसा लो, अपनी नई जिंदगी में चली जाओ, तो इसलिए तुम मुझे अब परेशान मत करना। लेकिन लड़की थी, उसने कहा कि यह तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। इसी बात पर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी मारपीट में बदल जाती है और मारपीट में बदलने के बाद उसने मौका देखते ही उस महिला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। पूरी प्लानिंग यह कर रखी थी कि वह बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद उसे कुछ जरूरत के सामान खरीदे थे। जो जरूरत के सामान खरीदने थे, जैसे चाकू लेना था, वहां चाकू उसे पसंद नहीं आता है। इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया और एक भारी भरकम हथौड़ा मजबूत सा उसने चाकू मंगाया। उसका मकसद यह था कि लड़की नहीं मानेगी तो उसका फिर इंतजाम कर दिया जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है। शाम का समय हो रहा था। उसने अपनी जो प्रेमिका होती है उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद फिर उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करना शुरू कर देता है, यानी कि गर्दन को भी वो अलग कर देता है। गर्दन के साथ उसने हाथों को दोनों को अलग कर दिया। हाथ के साथ उसने पैरों को अलग कर दिया और जो धड्डेच होता है, धड्डेच को भी उसने दो हिस्सों में बांट देता है। अब उसने इन हिस्सों को, जो पैर और कूला होता है, उसको एक बैग में पैक कर देता है। ढडीडेच को फ्रीज के अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, बद्धा फ्रिज था, उसके अंदर रख देता है। बाकी जो हाथ, सिर और हाथ होते हैं, उन सिर और हाथों को वो अपने पैक करने के बाद सीधा जंगल लेके जाता है। धरापल्ले में एक जगह लगती है। धरापल्ले में काफी जंगल का एरिया है, वहां जाता है। जाने के बाद उस महिला के उस जले बचे हुए उस शरीर को, जो सर और हाथ लेकर गया था, वहां उसने जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसे कम से कम 3 घंटे से ज्यादा की मशक्कत करनी पड़ी। वो मशक्कत में जीत तो जाता है, लेकिन उसकी जो लड़की की आंखें होती हैं, लड़की की आंखें, ऐसा लग रहा था पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख रही हैं। और उस दृश्य को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो दृश्य उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था, तैर रहा था लगातार। तभी उसने अपने दोस्त को फोन लगाया। 30 मार्च 2026 की जो वक्त हो रहा था, उस वक्त उसने फोन लगाया। फोन लगाने के बाद अपने दोस्त को यह पूरी कहानी बताई कि मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने मुझसे इतने सारे पैसे उधार लिए हैं, मैं शादीशुदा हूं, मेरा बच्चा भी पैदा हो गया और मेरी साथ ही दिक्कत हो गई, मैं करूं तो क्या करूं? दोस्त कहता है कि तुमने तो बड़ा अपराध कर दिया है। अगर तुम इस अपराध से, जो भी हुआ है, अभी भी अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी बतानी चाहिए। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो देख लेना, तुम्हें फांसी के फंदे से चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब दोस्त ये बात कहता है, तब जाकर रविंद्र के अंदर एक हिम्मत आती है, और हिम्मत जब आती है तो वह गजुवा का पुलिस स्टेशन, जो उसके कीर्ति अपार्टमेंट्स के पास में लगता है, वहां पहुंच जाता है। पुलिस वालों के पास जाने के बाद कहता है कि साहब, मैंने इस तरह से एक लड़की की हत्या कर दी है। उसके जो कुछ हिस्सा है उसको जला दिया है, बाकी हिस्सा घर के अंदर रखा हुआ है। पुलिस वालों को शुरुआत में तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह किस तरह की बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नशे में हैं, क्योंकि वो ऐसे दिमाग में था। नशे में ही था, क्योंकि उसकी जो दिमाग की शक्ति थी, ताकत थी, वो काम करने में असमर्थ हो रही थी। पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं उसके अपार्टमेंट पे। अपार्टमेंट खुलवाया जाता है। अपार्टमेंट में जब जाते हैं तो वहां जगह जगह उसे ब्लड भी मिलता है पुलिस वालों को। साथ ही जो फ्रिज होता है, फ्रिज का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसमें धड़ रखा हुआ था और एक बैग था। बैग के अंदर बाकी जो हिस्से थे, जिससे पैर थे और कुहां था, वो रखा हुआ था। इसे देखने के बाद पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत ही उसे गिरफ्तार किया जाता है। यहां से लाश के जो हिस्से थे, उन्हें अपने कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद फिर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस वाले वहीं पहुंचते हैं जहां पर जलाया गया था, जो सर था और हाथ थे। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की, वहां से जो जो भी अवशेष मिलते हैं, जो भी मिलता है, उसको बरामद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा पुलिस को मिल नहीं पाया था। जब तक यह हमने कहानी सुनाई थी, जो लड़की होती है मोनिका, उसके परिवार यानी कि उसके पिता वेणुगोपाल होते हैं, उनसे संपर्क किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है। जब वो पुलिस से संपर्क साधते हैं तो पुलिस वालों से बता रहे थे कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ अफेयर भी हो सकता है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तलाश कर रहे थे।
जो बेटी है वह बैंक में काम कर रही थी। उसकी सरकारी नौकरी है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो उससे पैसे भी ले सकती है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल है। वो उसकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसने ही बेटी का शोषण किया होगा और जब बेटी ने इस बात का विरोध किया होगा तो उसने जरूर उसकी हत्या की होगी। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पर यह बात सही होनी चाहिए कि आखिरकार यह कितना सच बोल रहा है। मेरी बेटी का इसने कितना कितना इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। इसने उल्टे उसके पैसे खाए होंगे। जब पिता ने यह बात कही तो पुलिस वालों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। कहानी किसकी सच है, टेक्नीशियन की या फिर जो पिता लड़की का बता रहा है उसकी कहानी सच है? यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मोनिका भी इस दुनिया में नहीं रही। उसके शरीर के कई हिस्से हो चुके हैं। उसमें से कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार हो जाएगा और कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार हो चुका है, वो भी बिना रीति रिवाज के हिसाब से। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इतनी बड़ी बात थी। 2020 से ये कहानी चल रही थी। 5-6 साल दोनों साथ रहते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, फिल्म देखते हैं, कभी होटल जाते हैं, कभी होटल में रुकते हैं, तो कभी उसके कमरे पे आती है, तो कभी किसी पार्क में मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस बात की भनक उसने किसी लड़की ने अपने परिवार में किसी को भी नहीं लगने दी, किसी दोस्त को भी नहीं लगने दी। यह वाकई अपने आप में आश्चर्य की बात है। और यह भी आश्चर्य की बात है कि रविंद्र ने भी अपने परिवार वालों को यह भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि वह एक लड़की के संपर्क में था। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल की वादा कर रही है और कह रही है कि पुलिस के जो भी दोषी होगा, जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें सुरक्षित। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक डेली क्राइम ट्रू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।